नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एक नया बोर्ड लिखा हुआ तो नहीं है। पेज नंबर आप 30 देखिएगा और महेंद्र घाट ही होगा और 1995 ही होगा। तो हम लोग क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। आप लोग बढ़िया से नोट कीजिएगा, एक बार सुन लीजिए। ऐसा कीजिए, एक बार सुन लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिए। और पीडीएफ जो है से इसी का लिंक में एक टेलीग्राम का भी है, तो टेलीग्राम पर भी डाल दे रहे हैं, तो वहां भी लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। दिया हुआ है कि चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान था। तो देखिए, पृथ्वीराज चौहान था। ये पृथ्वीराज चौहान को ही पृथ्वीराज तृतीय बोलते थे। अब हम लोग को थोड़ा सा चौहान वंश आया है, तो इसका ऑपरेशन करेंगे कहां तक सवाल इससे और बन सकता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। देखिए, चौहान वंश, चौहान वंश, पहले इसका संस्थापक आपको याद होना चाहिए। इसका जो संस्थापक है वासुदेव है, वासुदेव। दूसरी बात, राजधानी कहां बनाया? राजधानी तो अही छत्रपुर, अही छत्रपुर। और यही राजधानी बाद में, मतलब राजधानी चेंज करता है, अजमेर बनाता है। तो आप लोग अजमेर के चौहान पढ़े होंगे, तो बाद में राजधानी बना, अभी अही छत्रपुर बना था। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इस वंश के प्रतापी और वीर जो शासक था से कौन था, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा बड़ी सलाह हुए, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट है, विग्रह राज चतुर्थ। ये विग्रह राज चतुर्थ जो था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक हुआ। इसमें सबसे पहले लिखिएगा सबसे प्रतापी तथा वीर शासक। ऐसे इसको हटा देते हैं, उसके बाद हम लोग कर लेंगे। और दूसरा सवाल इसमें और बन सकता है, भाई इसके शासन काल को स्वर्ण युग बोलते हैं। स्वर्ण काल लिखे या युग कहते हैं, मतलब ये बड़ा ही ज्यादा फेमस हुआ था। अब इसके द्वारा देखिए, ये बहुत ही, मतलब बहुत ज्ञानी था जी, बहुत ज्ञानी, ये ज्ञानी भी था। तो एक ये नाटक की रचना किया है। ये कई बार प्रश्न आता है, हरकेली नाटक, हरकेली कि हरकेली नाटक की रचना किसने किया? तो विग्रह राज चतुर्थ किया है। और इसके द्वारा कुछ बनाया गया है, बनाया गया है। इसको लिख लीजिए। इसमें एक संस्कृत कॉलेज बनाया था अजमेर में, संस्कृत कॉलेज। और एक है विशल नगर, विशल नगर। तो संस्कृत कॉलेज, जैसे आप देखिएगा, जब गुलाम वंश की स्थापना होता है तो उसका जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। तब कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, इसी संस्कृत कॉलेज को तोड़ फोड़ कर वहीं पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाता है और एक कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनाता है दिल्ली में। तो इसी को तोड़कर, इसी संस्कृत कॉलेज को तोड़कर, कॉलेज या विश्वविद्यालय बोल सकते हैं, संस्कृत विद्यालय, इसी को तोड़कर, तोड़कर ये आप देखिएगा 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाता है। ये कौन बनाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। कभी कभी ये भी प्रश्न आ जाता है, ये कहां पर है? तो अजमेर में है, अजमेर में। कि भाई 2.5 दिन का झोपड़ा किसके मलबा पर बना हुआ है?
तो किसके मलबा पर हो जाएगा? संस्कृत कॉलेज के मलबा बना हुआ। अभी भी आप देखिए अढ़ाई दिन का झोपड़ा में हरकेली नाटक का कुछ रचनाएं वहां पर मिलता है, टूटा फूटा भाग। अब देखिए ये तो बड़ा ही प्रतापी और वीर शासक था। इसके बाद जो हुआ यही तहलका मचा दिया चौहान वंश में, इसी के चलते ये पूरा वंश फेमस हुआ। इसका नाम था पृथ्वी राज तृतीया। या इसी को अन्य नाम बोलते, इसी का अन्य नाम है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। अच्छा ये उपाधि लेता है, कुछ उपाधि लिख लीजिए। उपाधि, ये उपाधि लेता है राय पिथौरा। राय पिथौरा की उपाधि लेता है। और ये जो था सबसे प्रसिद्ध शासक, ये मतलब कि देखा जाए तो सबसे प्रसिद्ध हुआ। देखिए प्रसिद्ध होने का भी रीजन था, हुआ ये कि ये जो पृथ्वीराज तृतीया जो था या पृथ्वीराज चौहान था, एक जयचंद नामक शासक था, उसकी बेटी थी संयोजकता, उससे लव करता था। तो इसका मैटर इतना फैल गया था कि मत कहिए, तो उससे ज्यादा चर्चित हो गया था पृथ्वीराज चौहान और संयोजकता का लव मैटर। ऐसे भी लव मैटर देखते कितना फैल जाता थोड़ा सा में। अब इसमें एक सवाल ये है कि जब यहां पर मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है तो पृथ्वीराज चौहान के साथ ही भिड़ता है। तो 1191 में एक युद्ध होगा, उत्तरायण का युद्ध होगा। तो प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और गौरी क्या हो जाता है? बुरी तरह से हार जाता है। अब देखिए दूसरा खेल में जब गौरी बड़ा चालाक था, गौरी देखा कि भाई इसका दुश्मन कौन है, तो पता चला कि भाई जयचंद के बीच बनता नहीं है। कहीं उसकी बेटी से क्या करता था? ये प्यार करता था, जाके जयचंद से मिल गया। देखो जयचंद तुम हमको सहयोग दो, तुम्हारी बेटिया की फसैले है ना, हम इसको मार देंगे, तुम्हारी बेटी भी बच जाएगी। तो जयचंद जो है से पृथ्वी मोहम्मद गौरी से मिल जाता है और मिलकर पूरा इसका ब्यौरा बताता है, कहां पर घुसने का है, कहां पर क्या है, पूरा मतलब जानकारी भेद मतलब ढा देता है पृथ्वीराज चौहान के बारे में। और जब द्वितीय तराइन का युद्ध होगा 1192 में, तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। हार होने का ये रीजन था कि जयचंद मिल जाता है और बड़ा गलती काम किया। तो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के अपना देश लेके चल जाता है, वहां पर चल जाता है, इसके साथ पूरा आंख दोनों फोड़ देता है। और इसका पृथ्वीराज चौहान का एक मित्र था चंद्रबरदाई, है ना, वही रचना करेगा पृथ्वीराज रासो। तो चंद्रबरदाई जो है जाके वहां पर मिलता है मित्र के पास, तो देखता है कि बड़ा बुरा हालात है, दोनों को कैद कर लिया जाता है। एक फिर थोड़ी सी कहानी समझ लीजिए, फिर प्रतियोगिता होता है एक तीर चलाने वाला, तो वहां पर पृथ्वीराज चौहान और ये जो थे चंद्रबरदाई दोनों बात करते, कैसा करते हैं कि चंद्रबरदाई बोलते हैं कि तुम इस प्रतियोगिता में भाग लो और मोहम्मद गौरी के सीधे मार दो। तो बातचीत होती है तो लोग भाग लेने इसको देता है कि आप भाग ले सकते हैं। तो बड़ा ही मोहम्मद गौरी बड़ी हैरान होता है कि भाई उसकी आंख फूटी हुई है, किस तरह से तीर चला के मार देगा, मतलब कि जो लक्ष्य है उसको मारेगा। तो जयचंद बड़ा ज्ञानी भी था, तो वो बताता है कि गौरी कितना दूर पर बैठा एक श्लोक गाता है, उसी से एक तीर में उसको मार देता है और गौरी को भी यही पृथ्वीराज चौहान मर जाता है। और लास्ट में अपने दोनों तीर भोग लेते हैं, इन लोग भी शहीद हो जाते हैं। तो इसमें एक चीज और लिख लीजिए कि 1191 में एडी में तराइन का युद्ध हुआ। तराइन का युद्ध ये गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ। पृथ्वी मतलब समझ जाइएगा, पृथ्वी। तो इसमें गौरी की हार जाती है और पृथ्वी की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है, पृथ्वीराज चौहान की। और दूसरा होगा 92 में, है ना, टीवी तराइन का द्वितीय युद्ध लिखेंगे, यहाँ पर प्रथम कर दीजिएगा, ना लिखाया। तो ये गौरी और किसके बीच होगा? पृथ्वीराज चौहान में। इसमें गौरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाता है? हार जाता है। तो देखिए हम लोग की बंदी बना लेता है, फिर तीर के द्वारा उसको मार देता है। इसके बाद ये सवाल है
इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इसको हटा देते हैं थोड़ा। देखिए, अंतरराष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय वियना में है। तो आप मतलब इसको याद रखिए। देखिए, इसको फुल फॉर्म छोटा दे देता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकता है, AIAEA का मुख्यालय कहां पर है, तो वियना में है। अब इसमें एक चीज याद रखिए कि इसका स्थापना कब हुआ था। आपको स्थापना याद होना चाहिए, कहीं कि पूछता है सवाल, तो 29 जुलाई 1957 में हुआ था। ये इंटरनेशनल लेवल पर एनर्जी की कमी को पूरा करता है। मतलब एटॉमिक एनर्जी जो है, परमाणु ऊर्जा से जो बिजली बनती है, उसमें सहयोग करता है कि परमाणु ऊर्जा का प्रयोग आप बिजली बनाने में कीजिए, बम बनाने में इसको मत कीजिए, किसी को गिराइए मत। अभी अब देख रहे हैं कोयला की बहुत बड़ी संकट आ गया, पता नहीं आने वाला समय में क्या होता है। लाइन बड़ी ही कट कट के दे रही है, पता होगा आप लोग को भी। अच्छा, यहां पर एक सवाल था कि डबल फॉल्ट का संबंध टेनिस से है। अब यहां से थोड़ा इसको हटा देते हैं, तब लिखिएगा। देखिए, सवाल था क्या कि भाई डबल फॉल्ट का संबंध टेनिस से है। मतलब ये वाला शब्द जो है टेनिस में प्रयोग होता है। अब यहां से देखिए, कुछ और आप लोग को बताए थे कि ये वाला शब्द याद ही रखिए कि आप लोग हमेशा बार बार पूछते रहता है। जैसे एक देखे थे चाइना मैन, ये पढ़ा चुके हैं। तो इसका पूछेगा तो क्रिकेट मारेंगे। और एक हम लोग देखे थे क्यों, तो क्यों पूछेगा तो बिलियर्ड्स से देखेंगे। अब इसके बाद अगर खेल वाला आवेगा तो ये सब बार बार नहीं लिखावेंगे। एक आवेगा बुल्स आई। आप लोग बताइए बुल्स आई से किसका संबंध है, तो शूटिंग से है, बुल्स आई शूटिंग। और एक बटरफ्लाई था, बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई का संबंध तैराकी से था, तैराकी से था। इतना कम से कम याद रखिएगा। और लिखाए थे। अगर नेक्स्ट प्रश्न अगर खेल से आता है तो कुछ अलग पढ़ेंगे कि खेल का कौन कौन सा मैदान होता है, वो सब देखेंगे। फिर कह रहा है कि शारदीय ओलंपिक खेल 1924 में शुरू हुआ। ये तो बड़ी पुराना प्रश्न हो गया। अब यहां से प्रश्न दे सकता है कि ओलंपिक खेल का शुरुआत कैसे हो। जैसे हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हुआ, तो ओलंपिक खेल का थोड़ा सा इतिहास देख लीजिए। अभी टोक्यो ओलंपिक हुआ हाल ही में। देखिए, ओलंपिक खेल, ओलंपिक खेल, देखिए इसका जो शुरुआत हुआ था, आज नहीं बहुत साल पहले की बात है, 746 BC में हुआ था। मतलब आज से लगभग देखा जाए तो 2800 वर्ष पहले यूनान के ओलंपिया शहर से हुआ था। ओलंपिया, इसलिए इसका नाम ओलंपिया शहर से। ये प्रत्येक 4-4 साल पर खेला जाता है। जैसे टोक्यो ओलंपिक 2020 वाला हुआ था, फिर 24 में होगा, ऐसे कर करके। ये 394 AD तक, 4-4 वर्ष तक खेला गया। उसके बाद जो है 394 बाद ये बंद हो जाता है। एक फ्रांस का शासक था, वही बंद करवा दिया। तो ये 394 भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है ना। अब आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत जो हुआ, ये पूछ सकता है कि आधुनिक रूप से ओलंपिक खेल का शुरुआत जो खेल हुआ से कब से हो रहा है, 1896 में। ये आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत। देखिए, इसमें ओलंपिक खेल में तो बहुत चीज पढ़ना है, लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा जहर पिएंगे। आज इतना पी लिए तो कल आएगा तो कुछ और इसमें बताएंगे। एक ही बार तो सब पॉसिबल है नहीं, जैसे सब याद हो जाएगा। और इसको शुरुआत करने का जो श्रेय दिया जाता है, शुरुआत का श्रेय कि कौन किया था भाई, तो एक कोवार्टिन नाम का व्यक्ति था।
नाम बड़ा है, लेकिन ये फ्रांस का था, यही शुरुआत किया था। अच्छा, ये शुरुआत तो हो गया, लेकिन इसके 2 साल पहले 1894 में ओलंपिक समिति बना था। ओलंपिक समिति यही कि मतलब कि इंटरनेशनल ओलंपिक समिति जो बना कि भाई ये किस तरह से खेल हुआ, किस तरह से रेगुलेट करेंगे इसको, तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अच्छा, इसका हेड क्वार्टर अगर किसी को पता होगा तो बताइएगा, तो ल्यूजाने, स्विट्जरलैंड का एक शहर है ल्यूजाने, तो वहीं पर ये खेल, मतलब इसका हेड क्वार्टर ल्यूजाने स्विट्जरलैंड में है। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हुआ था, कम से कम अभी आप इतना याद रखिए। अच्छा, ये जो खेला गया था एक देवता था, ग्रीष्म देवता, उसी के सम्मान में खेला गया था। आज की बात नहीं, बहुत पहले की बात है। शुरुआत कहाँ से हुआ भाई? डायरेक्ट ऐसे सवाल पूछते हैं यूनान से, कहाँ से? तो ओलंपिया शहर से। और कब तक चला ये? आधुनिक वाला पूछ सकता है, आधुनिक कब हुआ, फिर इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो लुजाने का है कि हाल ही में ही समाप्त हुआ है टोक्यो ओलंपिक। तो नेक्स्ट प्रश्न लगाया जाए, महापुरुष। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधा द्वारा नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में लेता है। ये पहले भी बता चुके थे कि पौधा जो है नाइट्रोजन को ऐसा डायरेक्ट नहीं लेता है, उसको नाइट्रेट फॉर्म बदलता है तब लेता है। सिर्फ दलहनी पौधा में जैसे देखे थे राइजोबियम होता है, तो राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग को 2 चीज आया है, एक पौधा आया है, एक नाइट्रोजन आया है। तो नाइट्रोजन से क्या सवाल बन सकता है? देखिए, पहले आप नाइट्रोजन समझ लीजिए। देखिए, थोड़ा चलिए वायुमंडल में, हम लोग वायुमंडल की बात करते हैं, तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है इसे नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन बना दिखा है तो लिख लीजिएगा कि सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना परसेंट? तो लगभग 78% दे रहे हैं। उसके बाद आता है ऑक्सीजन, इसको तब डेटा याद होना चाहिए। तो लगभग ये है 21%। ऑक्सीजन जो है से 21% है। इसके बाद आ जाता है क्या बोलते हैं, क्रिप्टन। थोड़ा सा देखिएगा, क्रिप्टन नहीं, आर्गन। ये आपको 0.93% मिलेगा, मतलब बहुत ही, मतलब इसके बाद ये जाते हैं। और इसके बाद आएगा आपको CO2 0.03%, है ना। आप देखिएगा हीलियम, चाहे नियोन देख लीजिए, नियोन की मात्रा 0.002 होता है। आप हीलियम देखिएगा तो 0.005 होता है। हाइड्रोजन देखिएगा तो बहुत ही कम 0.00005 होता है। तो देखिए, वायुमंडल की 2 तरह से सवाल पूछता है, बच्चे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। अगर वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, तो नाइट्रोजन। कम मात्रा में हाइड्रोजन है। लेकिन अगर पूरा ब्रह्मांड में कह दे, देखिए वायुमंडल मतलब बताए थे जब क्षोमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, तो इसी को बोलते हैं पूरा वायुमंडल। और ब्रह्मांड मतलब सब चीज मिला के, पूरा दुनिया जहान, मतलब जितना ग्रह हो रहा है सब मिला के उसको ब्रह्मांड। तो सबसे ज्यादा अगर ब्रह्मांड में कहेगा तो हाइड्रोजन है, और दूसरे स्थान पर कौन है, हीलियम है। लेकिन वायुमंडल लगा देगा तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन है, नाइट्रोजन, और सबसे कम देख रहे हैं हाइड्रोजन है, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा पौधे के बारे में आया है, तो पौधा में आप 2 चीज याद रखिए। पादप, तो पादप का वर्गीकरण, थोड़ा सा वर्गीकरण ये किया था, एकलर किया 1883 में। पादपों का वर्गीकरण किया, ये 2 तरह से करता है। आज एकदम डेटा इसको याद ही रख लीजिएगा। एक पुष्पोद्भिद, यही समझ में आ जाएगा। पुष्पोद्भिद है, थोड़ा सा लैंग्वेज में ऐसा है, पुष्पोद्भिद।
देखिए अपुष्पोभित मतलब ऐसा हुआ कि जिसमें फूल ना बनता हो उसको अपुष्पोभित बोलेंगे, और जिसमें फूल लगता हो उसको बोलेंगे पुष्पोभित। मतलब यहाँ पर देखिएगा तो फ्लावर मतलब फूल ना होगा, फूल ना होगा, और इसमें क्या होगा भाई, फूल होगा, तो इसको बोलते हैं पुष्पोभित। अब ये भी तीन तरह के होता है, इसका तो नाम याद होना चाहिए। कभी कभी सवाल दे देता है कि कौन अपुष्पोभित है कौन पुष्पोभित है, तो देखिए इसमें सब फाइटा लगा रहेगा, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, फाइटा और टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ये सब ऐसे पादप होते हैं जिसमें फूल नहीं होते। अच्छा आप देखिए, जैसे आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, आप नदी उदी में शैवाल को देखोगे, शैवाल में कहां पर फूल रहता है भाई, उसमें तो पता भी नहीं रहता उसका पैंट किधर है, सॉरी मतलब कि उसका टांग किधर है, किधर हाथ है, उसका तना किधर है, ये सब कोई पता चलता है? नहीं पता चलता है। ये सब किस में आवेगा भाई, आप पुष्पोभित में आवेगा। और देखिए पुष्पोभित भी दो तरह का होता है, एक होता है नग्न बीजी, नग्न बीजी, इसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। अब एक होता है आवृत बीजी, बीजी, इसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। ये थोड़ा सा बनना चाहिए। और ये भी दो तरह कैसे होता है, एक होता है एक बीजपत्री, एक होता है द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री। आज थोड़ा सा इसका थोड़ा सा देख लेंगे ऐसे ही। नग्न बीजी वैसा होता है जिसका मतलब कि मान लीजिए कि कोई बीज है तो बीज के ऊपर खोल नहीं है तो उसको नग्न बीजी कहेंगे। जैसे ऐसे समझिए कि बचपन में जब हम लोग छोटा छोटा थे तो पैंट नहीं पहनते थे, ऐसे ही रहते थे, तो जिसका पैंट नहीं होगा मतलब बीज के ऊपर कोई कवर ना होगा तो उसको बोलते हैं नग्न बीजी। इसलिए नग्न है मतलब कैसा है भाई, तो नंगा है, उसको नग्न बीजी बोलेंगे। जिसमें आप देखिएगा साइकस आता है, चिड़ आता है, देवदार आता है, इसमें आता है नग्न बीजी में। अब आवृत बीजी ज्यादा पौधा इसी में आते हैं, कहे कि इसमें भाई खोल के ऊपर क्या होगा, आपको कवर होगा, तो उसको बोलेंगे आवृत बीजी। ये भी दो प्रकार का होता है, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। अच्छा ये आप लोग बताइए, जैसे आप एक दलहन पौधा ले लीजिए, दलहन का एक बीज लीजिए, जैसे मसूर के लीजिए, तब मसूर में, मसूर के दाना में देखिए खोल होगा, और खोल के अंदर भी जाएगा तो दो भाग में टूट जाएगा, दो भाग में टूट जाता है ना। चना देख रहे हैं, चना के ऊपर खोल है, अब अंदर जाएगा तो दो भाग में टूट जाएगा, तो दो भाग में टूट रहा है तो उसको द्विबीजपत्री बोलेंगे। कै गो पत्री है, दो गो है। जो नहीं टूटेगा उसको बोलेंगे एक बीजपत्री। जैसे मान लीजिए आप गेहूं है, तो गेहूं का आपको औकात है कैसे तोड़ दीजिएगा दो भाग में। चना आप देखिए, बाजरा का देख लीजिए, बाजरा को जैसे सबसे अच्छा है चावल, तो चावल को आप दो भाग में तो तोड़ नहीं सकते हैं, तो वो एक बीजपत्री में आवेगा। तो कभी कभी सवाल डायरेक्ट पूछ देता है कि धान जो है किस में है, एक बीजपत्री के द्विबीजपत्री। अगर इसको समझ लिए तो सवाल बहुत ही ज्यादा बन जाएगा। अब इसके बाद जो सवाल है कि हृदय रोग का मुख्य कारण कोलेस्ट्रॉल है। देखिए पहले भी आप लोग को हम बताए थे कि हृदय रोग दो एक तरह से होता है, हार्ट अटैक, ऐसे ज्यादा भी है, लेकिन आपको एग्जाम के लिए दो एगो है कि अगर आप ज्यादा बस्सा खा रहे हैं, मांस मछली धर के दम मछली पकड़ के हैं, तो बस्सा ज्यादा बढ़ा तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ा। साइंस के दुनिया में बस्सा को ही कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक प्रकार का बस्सा है, तो ज्यादा आप बस्सा लीजिएगा तो आप मोटा हो जाएगा, फाई फाई कर दे, जरा से दौड़िएगा दम फाई फाई हो जाएगा, तो इसको में आपको हार्ट अटैक आने का ज्यादा चांस है। और दूसरा NaCl की मात्रा बढ़ना, तो NaCl मतलब होता है कि नमक की मात्रा बढ़ना, तो उसमें भी हार्ट अटैक आने का चांस है। जैसे शहर वाला का होता है, खा खा के पूरा AC में रह रहा है, तो उसका पसीना अच्छा से निकल नहीं पाता है, ना निकल पाता है, तो वही हार्ट अटैक से सब मर जाता है। लेकिन हम लोग क्या है कि खाते हैं तो खूब दबा के कमाते भी हैं, तो हम लोग को हार्ट अटैक उतना नहीं आता है। तो ये हार्ट अटैक आने का दो कारण बता चुके हैं। आज थोड़ा सा हृदय के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और देखिए एक चीज है कि आप जो चीज बता दे उसको हम रिपीट कर देते हैं, उसको बार बार लिखे क्यों, अच्छा भी नहीं लगता। तो
तो हृदय, थोड़ा सी इसमें सवाल आता है कि हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कार्डियोलॉजी कहलाता है। इसका स्टडी जो है से कार्डियोलॉजी कहलाता है, कार्डियोलॉजी। अच्छा, इसका एक और प्रश्न पूछता है कि ये कहां पर अवस्थित होता है, तो दोनों पसलियों, दोनों फेफड़ों के बीच, फेफड़ों के बीच तथा पसली के नीचे, पसलियों के नीचे। जैसे यहां पर हृदय है ना, ये हमारा पसली है, 12 जोड़ा पड़े होंगे, पसली की संख्या 24 होता है, इसे जोड़ा में पूछेगा तो 12 को आंसर देंगे। तो इसी के अंदर तो होता है और दोनों फेफड़ा के बीच होता है, तो दोनों फेफड़ा के बीच और पसलियों के नीचे बच्छ गुहा में, उसका जो जहां पर रहता है उसका नाम है बच्छ गुहा। तो यहां तक ये सवाल पूछ सकता है। दूसरा एक और आता है कि ईसीजी का संबंध किससे है, तो ईसीजी का संबंध आप कभी फ्री मूल्य में देखे होंगे, तो ऐसे से लप लिप करते रहता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो किससे संबंध है, तो हृदय से है। एक सवाल और देख लीजिए इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पेस मेकर क्या करता है भाई, तो धड़कन उत्पन्न करता है, हृदय का धड़कन उत्पन्न करना। तो पेस मेकर जो है से क्या करता है, हृदय का धड़कन उत्पन्न करता है। तो आज हृदय के बारे में कम से कम इतना नॉलेज रखिए आप। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सन 1945 में यूएनओ का सदस्य बना। देखिए हम लोग यूएनओ के बारे में पढ़ चुके हैं कि इसका स्थापना बताइए 24 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर कहां पर था, तो जिनेवा में था। इसके स्थापना में 3 देश भूमिका निभाए थे, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन। इसकी 6 अंग था, जिसमें एक महासभा था जिसको हम लोग 20वें का लघु संसद बोलते हैं। तो कुछ आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका स्थापना आपको याद होना चाहिए 24 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क एक कई बार बता चुके हैं। अच्छा, इसका अंग देख लीजिए, और तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसका कौन कौन अंग है। तो 6 गए, तो 6 में आप 3 को एकदम याद होना चाहिए एकदम। कोई भाई कभी भी पूछे तो इसको बता दीजिए। तो पहला था महासभा, आज हम लोग कुछ पर बात करेंगे। एक था, थोड़ा सीधा से लिखते हैं, एक था सुरक्षा परिषद, और एक आप देख लीजिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। सवाल यही से बनने का चांस बनता है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो देखिए बताए थे कि महासभा को 20वें का लघु संसद बोलते हैं, 20वें का लघु संसद बोलते हैं, है ना। और सुरक्षा परिषद को 20वें का पुलिसमैन बोलते हैं, 20वें का पुलिसमैन। अच्छा, सुरक्षा परिषद में 2 तरह के सदस्य होते हैं, एक अस्थाई होता है और एक होता है अस्थाई। अस्थाई की संख्या 10 है और अस्थाई की संख्या 5 है। तो आपको पांचों के नाम याद होना चाहिए जो बड़े बड़े देश हैं। जैसे देखिए, आप चलिए एशिया में चलिए तो चीन है, यूरोप में चलिएगा, एशिया में तो चीन हो गया, यूरोप में रूस, ऐसा दोनों में आ जाता है, फ्रांस और ब्रिटेन। और एक हो गया अफ्रीका में, अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में अमेरिका हो गया। तो ये 5 देश जो परमानेंट हैं, सब दिन बने हुए हैं। मोदी जी बार बार ये बोलते हैं कि भाई यूएनओ में सुधार होना चाहिए। सुधार इसलिए जरूरत है कि बताइए, एशिया से 1,
एशिया से 1 है, आप यूरोप से देखिएगा 3 गो, और उत्तरी अमेरिका से 1 गो। तो भाई भेदभाव है कि ना, यूरोप वाले ज्यादा चालाक है, बताइए। तो इसमें 3 गो शामिल है। तो भारत हमेशा बोलता है भाई कि इसकी संख्या बढ़ाया जाए, भारत अगर इसमें शामिल हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है ना। भारत को तो मिल रहा था सीट, लेकिन नेहरू जी दे दिए किसको, चाइना को दे देते हैं, तो पता होगा आप लोग को। अगर सुधार होती है तो भारत को मिलेगा। उधर जापान भी डिमांड करता है, जर्मनी भी डिमांड कर रहा है, कुछ लोग सपोर्ट, लेकिन पाकिस्तान बड़ी विरोध करता है कि भारत की जो रास्ता नहीं लगाएंगे, आतंकवादी मार रहा है ना वो, सोचता कि भाई अगर भारत शामिल हो जाए तो सबको हमारा आतंकवादी घोषित कर देगा, हमको घोषित कर देगा। तो इसमें 10 गो है। अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय, इसका स्थापना आपको याद होना चाहिए। स्थापना 3 अप्रैल 1946। इसका हेडक्वार्टर द हेग में मिलेगा, हेग में, स्विट्जरलैंड में। अच्छा, इसमें एक सवाल और पूछता है कि इसमें न्यायाधीश कितने होते हैं। तो जो जज होते हैं, जज की संख्या जो है इसमें 15 होता है, और इसका टेन्योर कितना होता है, कार्यकाल 9 साल का होता है, और प्रत्येक 3 साल पर 5 सदस्य हटते जाते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ये है। इसमें क्या होता है भाई, इंटरनेशनल लेवल की जो मुद्दा हो, जैसे मान ली भारत और पाकिस्तान का है, सिंधु जल विवाद को लेकर है, तो कहाँ सोल्व होगा भाई, इंटरनेशनल न्यायालय द हेग में होगा। अभी कुलभूषण वाला था जो केस, तो भारत और पाकिस्तान लड़ रहा था, तो आप देखे थे वहीं पर सोल्व हो रहा था, है ना। इसके बाद है कि संसार की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। तो पहले तो खाड़ी समझिए कि खाड़ी क्या होता है। देखिए, खाड़ी मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए इधर स्थल है, ऊपर भी स्थल और नीचे भी स्थल, मतलब ये सब स्थल है, और इधर पूरा पानी भरा हुआ है। तो जो 3 ओर से जो पानी जो है, 3 ओर से स्थल से भरा रहेगा, उसको बोलेंगे खाड़ी। और यही जब उल्टा हो जाता है कि भाई स्थले जो है 3 ओर से पानी से घिरा हुआ, इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। जैसे दक्षिण का प्रायद्वीप, मतलब भारत जो दक्षिणी में प्रायद्वीप बोलते हैं, जैसे ये देखो इधर भी पानी, इधर भी पानी, तो दक्षिणी प्रायद्वीप हम लोग बोलते हैं भारत को, दक्षिणी साउथ वाला को। तो खाड़ी, सबसे बड़ी खाड़ी जो है कौन है, मैक्सिको की खाड़ी है। तो कुछ खाड़ियां हैं, उसका भारत वाला खाड़ी पढ़ लेते हैं। जैसे खंभात की खाड़ी, नाम सुने होंगे। इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें नर्मदा और ताप्ती गिरता है, यहीं पर नर्मदा और ताप्ती गिरती है। ताप्ती जो नदी है यहीं पर गिरती है। एक मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। अब ये तमिलनाडु में, याद रखिएगा तमिलनाडु में है। और ये पाक की खाड़ी है, पाक की खाड़ी भारत में लिखा रहे हैं, ये भी तमिलनाडु में है, ठीक है ना, तमिलनाडु के आसपास है। और एक बंगाल की खाड़ी, तो कौन नहीं जानता है बंगाल की खाड़ी। इसमें आप देखते हो कि जितने बड़े बड़े रिवर हैं, चाहे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, और गंगा की जितना भी सहायक है, यमुना के सहायक है, सब है, महानदी, गोदावरी, सब कहां पर गिरते हैं भाई, बंगाल की खाड़ी में ही गिरते हैं। अब इसके बाद जो कुछ प्रश्न और बचा हुआ, इसको भी डिस्कस कर ही लीजिए। कह रहा है कि पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। देखिए, महात्मा गांधी का सपना था कि भाई गांव लेवल पर पंचायती राज होना चाहिए, स्वशासन होना चाहिए। जैसे केंद्र में मान लीजिए कि सरकार कितना पावरफुल है, और गांव लेवल पर कोई ये नहीं देख रेख करने वाला, तो क्या गांव का विकास होगा। महात्मा गांधी कहते भाई गांव का अगर विकास हो रहा है तो देश का विकास होगा। तो इसी को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू जो है से पंचायती राज का शुरुआत करते हैं। ये 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी के जन्मदिन था, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से पंचायती राज को शुरू किया जाता है। अब बाद में इसको अनुच्छेद देखिएगा, हम लोग अनुच्छेद में भी जोड़ दिए, अनुसूची में भी जोड़ दिए, थोड़ा सा इसको बारे में लिख दीजिए। पंचायती राज मतलब होता है कि गांव स्तर पर मुखिया, सरपंच, सभी चुनाव चल रहा है ना, हाँ, तो वही सब का मतलब कि शासन। तो देखिए यहाँ पर पंचायती राज का शुरुआत लिखेगा, पंचायती राज। आगे तो और बतावेंगे शुरुआत। अब इसमें तो बड़ी चीज पढ़ना है, तो कब हुआ था, 2 अक्टूबर, ये सवाल आता है 1959 में राजस्थान के नागौर से,
राजस्थान के नागौर से शुरू हुआ था। इसको लिख लीजिएगा, राजस्थान के नागौर से। अच्छा, ये पंचायती राज के बारे में 40 आर्टिकल जो 40 है, आर्टिकल 40 का जो संबंध है सिर्फ पंचायती राज व्यवस्था के लिए है। और इसी पंचायती राज को हम लोग अनुच्छेद में भी, अनुसूची में जोड़ा गया है। तो एक 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1994 में। तो इसी 73वां संविधान संशोधन के तहत 1994 में एक अनुसूची बनाया गया था। कितना? 11 बनाया गया था। तो कम से कम आप इसको याद रखिएगा कि पंचायती राज का शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 में। पंचायती राज का जिक्र कहां पर मिलता है भाई? तो आर्टिकल कितना मिलता है? 40 में मिलता है। अनुसूची कहेगा तो 11 मिलता है। पृथ्वी का सबसे भीतरी परत क्रोड कहलाता है। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। इसको हटा दे थोड़ा सा। ठीक है, भी रहा 7:30 से पार हो गया। ये हमारी मान लीजिए कि पृथ्वी है। तो पृथ्वी का ऊपरी वाला जो लेयर है, ऊपर वाला, ये ऊपर वाला जो लेयर है, पूरा ऊपर वाला जहां पर हम लोग रह रहे हैं, उसको बोलते हैं भूपर पट्टी। हिंदी में बोलते हैं भूपर पट्टी, या इसी को बोलते हैं क्रस्ट। तो कई बार ऐसे भी सवाल आ जाता है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? तो भूपर पट्टी। अब बीच में जो ये वाला जो होता है, इसको बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं? मेंटल। और ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं क्रोड, मतलब लास्ट वाला। इसका टेम्परेचर भी हाई होता है। अब इसमें एक और सवाल बनता है कि जो ऊपर पट्टी जो है सीमा से, सियाल से बना हुआ है। तो सियाल से, ये क्रोड जो है, ये मेंटल जो है सीमा से बना हुआ है। और ये जो है निफ्फे से बना हुआ है। निफ्फे कोई लड़की का नाम नहीं है, ये सियाल, सीमा, निफ्फे। तो देखिए, सियाल मतलब हुआ कि ऊपर वाला जो क्रस्ट है सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना हुआ है। नाम से पता चल रहा है। सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम से, और निकेल और फेरस से बना हुआ है। इसको आपने से लिख लीजिएगा, निकेल और किससे बना हुआ है? फेरस से बना हुआ है। तो जो क्रोड है, क्रोड में आप देख रहे हैं कि क्या है भाई? फेरस है, इसलिए इसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है। पृथ्वी में कौन सा गुण पाया जाता है? चुंबकीय। तो कई तरह से यहाँ सवाल बन सकता है। देखिए, कुछ और लगता है प्रश्न है, देखते हैं, लगाया जाए। देखिए, 3 सवाल और बचा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। जहां तक देखिए, पहला सवाल है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध डलहौजी के समय में हुआ था। देखिए, हम लोग सिख धर्म को कवर थोड़ा सा किए थे कि भाई इसका संस्थापक गुरु नानक हुए, और उसके बाद आया था गुरु अंगद, जो गुरुमुखी लिपि लाया था। फिर रामदास आया था, जो 500 बीघा जमीन उसको मिला था। फिर इसे बताया था गुरु अर्जुन देव था, जो बहुत ही सच्चा बादशाह उनको बोलते हैं, जो जिसको जहांगीर फांसी पर चढ़ा देता है, मतलब मरवा देता है। वही अमृतसर मंदिर जो टेम्पल में है, स्वर्ण मंदिर बनाए थे। गुरु ग्रंथ साहिबा बनाए थे, वही बनाए थे। और उसके बाद देखे थे तेग बहादुर, उसके बारे में पढ़े थे हम लोग कि इसको औरंगजेब मार देता है। और एक लास्ट में था गुरु गोविंद, जो नहीं पढ़े पीछे वाला देख लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। ऐसे देखिए, अगर फिर ये आज तो कुछ अलग बतावेंगे और फिर से अगर रिपीट होता है फिर से शुरू करेंगे, याद कर लेना है। तो लास्ट में जो गुरु थे से गुरु गोविंद थे, जो खालसा पंथ लाए थे। उसके बाद कोई गुरु नहीं थे। लड़कन को अधिकतर यहाँ तक सबको बनता है कि लास्ट गुरु कौन थे? तब गुरु गोविंद जय। लेकिन गुरु गोविंद के बाद क्या घटना घटा, आज उसको हम लोग पढ़ेंगे। कैसे सिख संप्रदाय, सिख धर्म, अंग्रेज कैसे इसको अथी कर लिया अपना में। तो देखिए, गुरु नानक का जब गुरु गोविंद का मृत्यु हो जाता है, तो वहीं पर बोला जाता है भाई कि इसके बाद कोई गुरु नहीं होगा। जो गुरु ग्रंथ साहिबा है वही गुरु हो जाएगा, गुरु ग्रंथ वाला। लेकिन इसके बाद जो शासक हुआ, मतलब कि सिख धर्म को एक सम्मिलित करने में जो आया, उसका नाम देख लीजिए, बंदा बहादुर। अरे वाह, बंदा बहादुर। ये बंदा बहादुर आया, मतलब कि गुरु नानक के, गुरु गोविंद के बाद उसके बाद जो आया से कौन आया? बंदा बहादुर।
तो यहां से ये सवाल आ जाता है कि बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था। मूल नाम ये था लक्ष्मण देव था। लक्ष्मण देव था, मतलब बंदा बहादुर का जो मूल नाम था से लक्ष्मण देव था। इसको भी फर्रुखसियार फांसी दे देता है। अब देखिए, ये तो गुरु नहीं थे, एक शासक के रूप में आए थे, तो इसको मार देता है कोई भाई फर्रुखसियार ने, ये शासक था मुगल शासक, फांसी दे दिया। अब देखिए, इसके बाद जो है सिख धर्म बिखर जाता है और 12 मिसल में टूट जाता है। 12 वो मिसल मतलब संगठन हुआ। तो इनके बाद जो है बंदा बहादुर के बाद 12 मिसल में विभाजन। थोड़ी सी आप जानकारी जरूर रखिए। और इसी का एक मिसल था शुक्र चकिया मिसल। मतलब 12 मिसल में सबसे मेन जो मिसल था शुक्र चकिया मिसल था, और इसी का हेड बनता है राजा रणजीत सिंह। जब ये हेड बनता है तो राजा रणजीत सिंह का बहुत बड़ा दबदबा हो जाता है। तो अंग्रेज इसके साथ एक संधि करेंगे, लाहौर की संधि। आप इसको याद रखिएगा, लाहौर की एक संधि होगा अंग्रेजों और, ये लाहौर नहीं है, अमृतसर की संधि है, सॉरी, इसको लिखिए अमृतसर की संधि 1809 में करेंगे। ये अंग्रेज और रंजीत के बीच होगा। रणजीत सिंह, अंग्रेज बड़ा चालू था। इन लोग को पता चला, अंग्रेज को पता चला कि नेपोलियन जो है से भारत पर रूस के साथ मिलकर आक्रमण करना चाहता है। और जैसे आवेगा तो किसी पाकिस्तान से ऐसे होते हुए तो पाकिस्तान में जो कब्जा था किसका था, ये था रंजीत सिंह के था। तो रंजीत सिंह से समझौता के तो पहले साला उहे पिटाएगा, उसके बाद में हमारे पास आवेगा। तो बड़ा फुसला के ये संधि करवा लेता है 1809 में अंग्रेज और रंजीत सिंह के बीच। अब इसके बाद जब इनका मृत्यु हो जाता है तो इनके बाद जो अंतिम शासक बनेगा से दिलीप सिंह बनेगा, है ना। ये अंतिम शासक था। अब इसी के शासन काल में दिलीप मतलब छोटा बच्चा था, देखा जाए तो 2 युद्ध होगा। एक होगा प्रथम सिख युद्ध, देखिए अपने में प्रथम सिख आंग्ल युद्ध। अंग्रेज लोग ऐसा चालाक था कि अपने में लड़ा दे रहा था। और द्वितीय होगा द्वितीय सिख आंग्ल युद्ध। इसका डेट आपको याद होना चाहिए 45 से 46, और लास्ट में एक होगा 48-49 में। तो प्रथम जो हुआ से 45 से 46 के बीच हुआ, इसमें भी अंग्रेज जीत जाते हैं। और यहाँ पर एक होता है संधि, लाहौर की संधि। ऐसे बोला जाता है भाई कि अंग्रेजों के ज्यादा संरक्षण में रहेंगे। संधि बढ़िया से लिख लीजिएगा, संधि। और ये कितना हुआ तो 1946 में का 1846 में हुआ, 1846 में खत्म होता है। और लास्ट में जब एक ये युद्ध होता है अंग्रेज और सिख के बीच 1849 में, तो इसमें दिलीप सिंह छोटा था। तो दिलीप ये मतलब ये वेला तो हार जाता है भाई, दोनों में जीत जाते हैं कौन, अंग्रेज लोग। तो दिलीप सिंह छोटा था, तो दिलीप सिंह को पढ़ने के लिए ब्रिटेन भेजा, बेटा तुम वहीं पढ़ना। पूरा जागीर उगीर वहीं पर मिल जाता है, बेचारा वहीं पर स्टडी करता है। और एक हीरा के नाम सुने होंगे, कोहिनूर हीरा, वो लेके जाता है दिलीपा। और दिलीपा जो है सो वहां के महारानी को दे देता है, कहाँ के, ब्रिटेन का। अभी तक वहीं पर पड़ा हुआ है ना। तो ये हो गया। अब देखिए, अब डलहौजी था, आप लोग पढ़े हुए डलहौजी 1848 से 1856 तक रहा था। तो बताइए यहाँ पर 49 में हो रहा है, तो द्वितीय कहाँ पर, किसके शासनकाल में होगा, डलहौजी के शासनकाल में। वही जो हड़प नीति लाया था, जिसके शिकार हुआ था 17, इनाम कमीशन लाया था, रेलवे चलाया डलहौजी। अब इसके बाद ये प्रश्न है
अच्छा, एक और प्रश्न बचा हुआ ये भी है ना, ये लास्ट प्रश्न है, 2 और बचा हुआ है, इसको क्लियर कर लीजिए कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। ये कथन जो बोलता है लॉर्ड कॉर्नवालिस बोलता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस पागल है तो नहीं भाई, कह रहा है प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। भाई हम लोग तो ऐसे भ्रष्ट नहीं है, घूसखोर नहीं है, लेकिन ये पगला बोल दिया क्या भाई कि प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। तो कॉर्नवालिस से एक 2 सवाल बनता है, तो इसको कम से याद रखिए कि अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त किसने लाया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया अस्थाई बंदोबस्त। और दूसरा सवाल बनता है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक, नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है भाई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। और एक कॉर्नवालिस कोड लाया था, ये 1793 में लाया था। तो अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऐसे याद रखिएगा। कर्ण जो कान है ऐसा ही परमानेंट रहता है भाई, ये खत्म हो जाए दिक्कत है। और भारत में नागरिक सेवा जो आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, उनकी परीक्षा जो देने वाला जब सब है, तो कौन लाता है भाई? यही लाता है। कॉर्नवालिस कोड लाया 1793। क्या था भाई? तो शक्ति का पृथ्वीकरण था, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका को अलग अलग रखना था। एक लास्ट प्रश्न हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए लास्ट सवाल बचा हुआ है कि प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड है। तो प्रोटीन से पहले हम लोग देख रहे थे कि 20 अमीनो एसिड से मिलता है, प्रोटीन बनता है। 20 गो अमीनो एसिड मिलता है तो क्या बनता है? प्रोटीन। 10 गो बाहर से लेते हैं, 10 गो कहां से? अंदर ही उत्पन्न हो जाता है। सबसे अच्छा स्रोत क्या था? सोयाबीन था, मशरूम था, ये सब क्या है? अच्छा स्रोत है। तो आज कुछ अलग पढ़ेंगे। देखिए इसका नाम ऐसा है, जैसे Na2 अमीनो एसिड, ये सब 20 गो ऐसे मिल जाता है ना, तो ये बन जाता है प्रोटीन बनता है। तो यहाँ पर बंधन होता है, इसी को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे आपको कोई काम का नहीं है, मतलब ये जो बॉन्ड बना रहता है सिर्फ पेप्टाइड होता है। तो बड़ी सारा पेप्टाइड यहाँ पर है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है पॉलीपेप्टाइड। मतलब जो प्रोटीन जो है एक प्रकार का क्या है? पॉलीपेप्टाइड है। अब कुछ स्रोत लिख लीजिए, बस ये लास्ट है। कुछ स्रोत लिख दीजिए, इधर प्रोटीन लिख दीजिए कि कुछ स्रोत है इसमें प्रोटीन। जैसे दूध, दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है, इसका नाम याद रखिएगा कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है? केसिन। इसके बाद लिखिएगा अंडा, तो अंडा में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद लिख लीजिए बाल एंड पंख, इसमें पाया जाता है अल्फा नेल्स, ये प्रोटीन का नाम है। ये अंडा वाला तो देता है कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन किसमें पाया जाता है भाई? तो अंडा में। दूध में क्या पाया जाता है? तो केसिन पाया जाता है। एक और लिख लीजिएगा, जैसे गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन, ग्लूटीन और एक लास्ट है ये हड्डी में भी प्रोटीन पाया जाता है, इसका नाम है ओसिन। तो प्रोटीन से तो हम लोग बड़ी सवाल देख लिए, और आवेगा तो और कुछ पढ़ लेंगे, और इसमें और चीज होता है, जैसे खून में कौन प्रोटीन होता है तो ये भी हम लोग पढ़ना है, ग्लोबिन होता है। तो आज का सवाल तो यहीं तक रखते हैं, बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन एक सवाल और था, लेकिन वो पढ़ाया हुआ है तो उसका डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसी से हम सवाल आप लोग से पूछ रहे हैं, उसको आप लोग उत्तर भेजिएगा। देखिए सवाल ये है कि भाई चोल वंश की राजधानी कहां पर थी? इसको आप कमेंट कीजिएगा। टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, लगभग 8 बजने वाला है, 10 मिनट बाद। तो बस आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।